हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोएम टिथोनस के बारे में। तो उनकी इस पोएम की बात करें उससे पहले मैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। जो पोइट हैं हमारे इस पोएम के, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात करें तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन क्या है, हमारे विक्टोरियन पोइट हैं। विक्टोरियन पोइट क्यों? क्योंकि ही बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ द विक्टोरियन इरा। विक्टोरियन पीरियड चलता है हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, जो 1837 से लेकर के, यानी 1837 में ब्रिटेन में एक रानी बनी थी, क्वीन विक्टोरिया। और 1903 यानी 1903 तक वो ब्रिटेन की रानी रही थी। तो 1837 से लेकर के 1903 का तक का जो पीरियड है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में किसके नाम से जाना जाता है? विक्टोरियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। और उसी दौरान हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी साहित्यिक रचनाएं करी थी, अपने लिए लिटरेरी राइटिंग्स लिखी थी। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द विक्टोरियन पोइट। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को समझना बड़ा ही आसान नहीं है। इनकी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी पोएम होती है, कठिनाइयों से भरी पोएम होती है। टिथोनस अपने आप में जो पोएम उन्होंने एक लिखी है, दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ टिथोनस। टिथोनस की स्टोरी जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है वहाँ से ली गई है। और आप अपने सामने ये दो इमेज जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पूरी कहानी बयां कर रही है उस टिथोनस की। ये जो पहली इमेज है जिसके अंदर आपको टिथोनस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल युवावस्था के अंदर है, बिल्कुल जवानावस्था के अंदर है। और इसमें इसकी प्रेमिका आपको दिखाई दे रही है जो ईओस है, द गॉडेस ऑफ डॉन है, भोर की देवी है, सुबह की देवी है। दूसरी इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा है, दूसरी इमेज में जो आपको टिथोनस दिखाई दे रहा है, ही हैज़ ग्रोवन ओल्ड, वो बूढ़ा हो गया है। लेकिन उसकी प्रेमिका की बात करें तो शी इज स्टिल यंग, शी इज स्टिल यूथ, शी इज स्टिल ब्यूटीफुल। लेकिन इसकी बात करें तो देखो यहाँ से और यहाँ तक टिथोनस के अंदर कितना परिवर्तन हो गया है। बूढ़ा हो गया है, जर्जर अवस्था के अंदर पहुंच गया है, एनर्जी उसके अंदर से निकल चुकी है। लेकिन उसकी प्रेमिका अभी भी वैसी ही वैसी है, जिसको लेकर के वो बात इस पोएम के अंदर करने वाला है। ठीक है, अब फटाफट हम टिथोनस की ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर क्या स्टोरी दी गई है हम बताएं कि आपकी जो ये स्टोरी है टिथोनस की, ये ग्रीक माइथोलॉजी से उठाई गई है। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर टिथोनस जो हुआ करता था वो प्रिंस ऑफ ट्रॉय हुआ करता था। ट्रॉय का प्रिंस हुआ करता था, राजकुमार हुआ करता था। ये किंग लेमेडॉन और स्ट्राइमो का पुत्र हुआ करता था। एक बार ऐसा हुआ कि ईओस जो गॉडेस ऑफ डॉन है, उन्होंने किडनैप कर लिया। किसको किडनैप कर लिया? उन्होंने टिथोनस और गैनीमेड नाम के दो राजकुमार को किडनैप कर लिया। कहाँ से? ट्रॉय से किडनैप कर लिया। ये दोनों ही बहुत सुंदर थे, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल देवर। और इनको क्या कर लिया, उसको पसंद आ गए ये दोनों ही राजकुमार, और उनका लवर बनाने के लिए इसने क्या कर लिया, इन दोनों को किडनैप कर लिया और अपने साथ ले गई। लेकिन ज्यूस जो देवता कहते हैं, जिसको देवताओं का देवता कहते हैं या देवताओं का भगवान कहते हैं या देवताओं का राजा कहते हैं, उस ज्यूस ने क्या करा, इस गैनीमेड को चुरा लिया। ठीक है, ज्यूस ने गैनीमेड को चुरा लिया। लेकिन ये बात जैसे ईओस को मालूम पड़ी तो ईओस उसके पास गई। अब उसने देखा कि गैनीमेड को तो क्या रख लिया है, गैनीमेड को तो ज्यूस ने अपने यहाँ कप बियर रख लिया है, यानी देवताओं को शराब का प्याला पकड़ाएगा, देवताओं को शराब का प्याला पिलाएगा। तो इयोन ने कहा ठीक है, तू इसको रख ले। इयोन ने क्या कहा उसको, इयोन ने ज्यूस को कहा कि ठीक है तुम इसको रख ले, लेकिन मेरे पास ये दूसरा लेवर जो टीथोमस है ना, इसको तुम क्या दे दो, एवर लास्टिंग यूथ यानी इमोर्टेलिटी, सॉरी, इसको तुम क्या दे दो, इमोर्टेलिटी दे दो। उसने इमोर्टेलिटी तो मांग ली अपने किसके लिए, टिथोमस के लिए, लेकिन वो क्या मांगना भूल गई, एवरलास्टिंग यूथ मांगना भूल गई। और इसी गलती से क्या हुआ, टिथोमस इमोर्टल तो बन गया, लेकिन बूढ़ा तो वो दिन प्रतिदिन होता गया, जर्जर तो वो दिन प्रतिदिन होता गया। और बड़ा दुखी हो गया, एनर्जी उसके अंदर नहीं गई, पैशन उसके मैच नहीं करे रियोस के साथ में। रियोस जितनी ब्यूटीफुल थी वो बिल्कुल खराब, बिल्कुल परेशान हो गया इस जगत से, बिल्कुल उसका मुंह हट गया और बहुत बड़ी स्थिति के अंदर वो मरणासन स्थिति में हो गया, लेकिन वो मर नहीं पा रहा था। तो एट लास्ट में उसकी इस स्थिति को देखते हुए रियोस को उसके ऊपर बड़ी दया आ गई। रियोस ने उसको ग्रासहॉपर बना दिया और उसको इस एग्जिस्टेंस से मुक्ति दे दिया। ठीक है, ये तो आपकी ओरिजिनल स्टोरी है जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर मेंशन करी हुई है। लेकिन अगर आप इस पोएम की बात करोगे ना, तो इस पोएम के अंदर हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ज्यूस नहीं है जो इमोर्टेलिटी का वरदान दे रहा है, ज्यूस नहीं है जो इमोर्टलाइज कर रहा है किसको, हमारे टिथोमस को, बल्कि यहाँ पे ईओस है जो टिथोमस को क्या दे रही है, इमोर्टेलिटी दे रही है। तो इस पोएम के अंदर ये बताया गया कि ईओस जो है वही टिथोमस को क्या देती है, इमोर्टेलिटी की ब्लेसिंग्स देती है। और ईओस को ही अरोरा भी कहा गया है इसी पोएम के अंदर, है ना। तो बात समझ में आ गई। ये बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है और बैकग्राउंड समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम पोएम तक पहुँचे तो हमें ये बैकग्राउंड समझना चाहिए। अब चलते हैं फटाफट स्टीथोमस के बारे में। स्टीथोमस इस पोएम के माध्यम से क्या हमारा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आपको मैसेज देना चाह रहा है। तो देखो, वेरी फर्स्ट लाइन हम जब देखते हैं तो पहला स्टैंजा उसका बोलता है, द वुड्स डिके एंड फॉल, द वेपर्स स्वीप देयर बर्डन टू द ग्राउंड, मैन कम्स एंड टिल्स द फील्ड्स एंड लाइज बीनीथ, एंड आफ्टर मैनी ए समर डाइज द स्वान। ठीक है, तो ये पहली चार लाइनें जो है, द फर्स्ट वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोयम, वो किसको बता रहा है, वो भैया लाइफ साइकिल को बता रहा है।
ठीक है, एक लाइफ साइकिल है, एक सर्कुलर मोशन के अंदर ये लाइफ चलती है, उसको बता रहा है। द वुड्स, ठीक है, देखो वेरी फर्स्ट लाइन में उसने 2 बार इस फ्रेज़ को रिवाइज़ किया है, 2 बार इस फ्रेज़ को क्या करा है, बार-बार बताया आपको, 2 बार बोला है इसको। और क्यों बोला है? ही जस्ट वांट टू स्ट्रेस ऑन सम वन थिंग। वुड्स डिके, जंगल बर्बाद होते हैं, जंगलों का पतन होता है, डिके यानी पतन हो जाना, डिक्रीज़ हो जाना, खत्म हो जाना। जंगलों का पतन होता है, जंगलों का पतन होता है एंड फॉल, और फिर वो गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है? तो जंगल उगते हैं, फिर पेड़ ग्रो होते हैं, पेड़ ग्रो होने के बाद में क्या करते हैं, अपने सैचुरेशन पे पहुँचते हैं, सैचुरेशन पे पहुँचने के बाद वो फिर गिर जाते हैं, फिर नया पेड़ खड़ा होता है, फिर नए जंगल बसते हैं, फिर वो सैचुरेशन पे पहुँचते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं, तो इट्स ए साइक्लिक प्रोसेस। ठीक उसी तरीके से क्या होता है वेपर्स, वेपर्स यानी क्या होता है, वेपर्स यानी भाप जो होती है, वाष्प जिसे कहते हो ना, वेपर्स वीप देयर बर्डन टू द ग्राउंड। अब देखो यहाँ भी एक साइकिल होता है, ये बादल हो गए आपके, ठीक है, ये बादलों में पानी कहाँ से आएगा, ये धरती के ऊपर क्या था, पानी था, सूरज की रोशनी पड़ी, सूरज की रोशनी से क्या हुआ, ये इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होकर के ये कहाँ पे पहुंचा, बादलों में। और बादलों में जब ये पानी पहुंचा भाप के क्षेत्र में, तो यहाँ पे आकर के क्या हुआ, ये बादल भारी हो गए, ठीक है, जैसे जैसे ये वाष्प के रूप में अंदर जाता रहा, ये वेपोराइज होता रहा, वैसे वैसे ये बादलों में बढ़ता रहा, और एक समय ऐसा आ गया कि बादल पूरे 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 भर गए, और फिर बादलों ने रेन की फॉर्म में इसको वापस कहाँ पहुंचा दिया, इसी धरती के ऊपर पहुंचा दिया। फिर ये पानी वापस वाष्प बनेगा, है ना? फिर ये पानी वापस वाष्प बनेगा, वापस जाएगा, कहाँ पे जाएगा? वापस इस बादल में जाएगा वेपोराइज़ होकर, और बादल फिर वापस इसको क्या कर देंगे, धरती को ला देंगे। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है वेपोराइज़ होने का, कि बादल बर्डन यानी भारी हो जाते हैं, और भारी होने के बाद वापस उसको ग्राउंड पे पानी को छोड़ देते हैं हम। मैन कम्स, इसी तरीके से इंसान है, इंसान आते हैं इस धरती पर, टिल्स द फील्ड, खेतों को जोतते हैं, खेतों में काम करते हैं, हार्ड वर्क ऑन द अर्थ, फील्ड में काम करते हैं, लाइज़ बीनीथ, और अंत में इंसानों का अंत कैसा होता है, ज़मीन के नीचे वो लेट जाते हैं, इनटू देयर ग्रेव, ज़मीन में दफन हो जाते हैं। एंड आफ्टर मैनी ईयर्स स्वान डाइज़, और स्वान के साथ भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारी समर को जीने के बाद में, बहुत सारी उम्र को निकालने के बाद में भी एक पल ऐसा आता है कि स्वान भी खत्म हो जाता है। तो दिस इज़ द नेचुरल साइक्लिक ऑर्डर। ये नेचुरल ऑर्डर है व्हिच हैज़ बीन फॉलोड बाय ऑल द लिविंग बीइंग्स। सभी लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं, इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है। लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज़ ही हैज़ बीन बोर्न विद द इमॉर्टैलिटी, उसको गिफ्ट मिल गया इमॉर्टैलिटी का गिफ्ट मिल गया, मतलब ही वुड नॉट डाई, वो मरेगा तो नहीं कम से कम, और मरेगा नहीं तो वो ज़िंदा भी रहेगा, लेकिन ज़िंदा रहेगा तो वो हमेशा यूथ नहीं रहेगा। वो बूढ़ा होगा, और बूढ़ा होगा तो उसकी शक्ति में, स्ट्रेंथ में कमी हो जाएगी, उसकी ब्यूटी जो सौंदर्य था वो कम हो जाएगा, है ना? और वो बिल्कुल अजीब-सा व्यक्ति हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा दिखने में बदसूरत-सा व्यक्ति हो जाएगा। तो वो यही बोलता है कि हर चीज़ जो है, इन द वेरी फर्स्ट स्टैन्ज़ा, इस पहले स्टैन्ज़ा में बता रहा है, हर चीज़ का एक नेचुरल ऑर्डर होता है संसार के अंदर। हर चीज़ एक ऑर्डर को फ़ॉलो करती है। हर चीज़ का एक क्रम होता है। वो आती है, बड़ी होती है, लास्ट में डाई हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरी जहाँ तक बात करें ना, मी ओनली, मेरी जहाँ तक आप बात करते हो ना, तो मी ओनली क्रूअल इमॉर्टैलिटी। देखो इमॉर्टैलिटी उसके लिए क्या बन गई है? वरदान होना चाहिए था। एवरीबॉडी एस्पायर्स टू बी इमॉर्टल। हर किसी की आकांक्षा होती है, हर कोई ये चाहता है कि भैया मैं इमॉर्टल बन जाऊँ, मैं अमर बन जाऊँ, और अमर बनाने के लिए अमर तो नहीं बन पाते इंसान। लेकिन हम किसी को अमर बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी की कब्र के ऊपर मॉन्यूमेंट बना देते हैं, मकबरा बना देते हैं, ठीक है? किसी की मूर्ति हमने स्थापित कर दी। तो वो कहता है कि भैया इमॉर्टल वास्तव में अपने आप में वरदान होता है हर किसी ह्यूमन बीइंग्स के लिए, लेकिन ये इमॉर्टैलिटी मेरे लिए क्या हो गई है, क्रूअल हो गई है, निर्दयी हो गई है। तो एडजेक्टिव यूज़ कर लिया उसने इमॉर्टैलिटी के लिए, क्रूअल, कि भैया जहाँ तक मेरा सवाल है ना, इमॉर्टैलिटी इज़ नॉट ए गिफ्ट फॉर मी, इमॉर्टैलिटी इज़ नॉट ए ब्लेसिंग फॉर मी, बट इन एक्चुअल इमॉर्टैलिटी हैज़ बिकम ए कर्स फॉर मी, मेरे लिए कर्स बन गई है। क्योंकि इमॉर्टल है, जिए तो जा रहा है, लेकिन बूढ़ा होते जा रहा है, और इस तरीके से इमॉर्टैलिटी उसको कंज़्यूम कर रही है, पूरी कंज़्यूम कर रही है, उसकी खा गई उसको पूरी तरीके से इमॉर्टैलिटी। उसका यूथ खा गई, उसकी जवानी खा गई, उसकी सौंदर्य को खा गई, उसकी एनर्जी को खा गई, उसके उत्साह को खा गई, है ना? वो पूरी तरीके से कंज़्यूम कर लिया इमॉर्टैलिटी ने उसको, और अब वो बिल्कुल क्या हो रहा है, विदर-विदर यानी झड़ रहा हूँ, बिखर रहा हूँ। कहाँ बिखर रहा हूँ? धीरे-धीरे मैं तुम्हारी बाहों के अंदर बिखर रहा हूँ, और क्या हो रहा है उसके साथ? हियर एट द क्वाइट लिमिट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो बेचारा बंध गया है, सांसारिक सीमाओं से बंध गया है, संसार से परे तो जा नहीं पाएगा। अगर मरता तो इस संसार से परे चले जाता, मुक्ति मिल जाती इस संसार से। लेकिन ही इज़ नॉट डेस्टाइन्ड टू लीव द वर्ल्ड। इतना सौभाग्यशाली नहीं कि संसार को छोड़ पाए। तो वो कहता है हियर इन द क्वाइट लिमिट ऑफ द वर्ल्ड, इस सांसारिक सीमाओं के अंदर मैं क्या बन करके रह गया हूँ? मैं एक व्हाइट हेयर्ड, एक सफ़ेद बालों वाली परछाई मात्र बन करके रह गया हूँ। परछाई क्यों कहा उसने अपने आप को? क्योंकि एक ज़माना था, उसके अंदर विगोर हुआ करता था। एक ज़माना था जब वो जीवंत था, एक ज़माना था जब एंथुसियाज़्म था, एक ज़माना था जब उसके अंदर पैशन हुआ करता था, और एक ज़माना था जब वो बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। लेकिन अब क्या हो चुका है? अब वो अपनी उस शक्ति को खो चुका है, अब वो अपनी उस पावर को खो चुका है, और अब वो जो पहले हुआ करता था, फॉर्मर सेल्फ हुआ करता था, सिर्फ़ उसकी एक परछाई मात्र बन करके रह गया है, यानी अब उसके अंदर कुछ नहीं बचा है।
और मैं रोमिंग, रोमिंग यानी भटक रहा हूँ विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, रोमिंग यानी भटक रहा हूँ, कोई कारण नहीं है, पता नहीं इधर से उधर, मैं इस संसार के अंदर ही भटका रहा हूँ, इस संसार की सीमाओं में भटका जा रहा हूँ, लाइक ए ड्रीम, एक सपने के तौर पे, क्योंकि अब सपना ही है उसके लिए, वो सारा सपना है, वो सौंदर्य एक सपना है, वो विगर, उसका एंथुजियाज्म, वो पैशन जो एक लाइफ जीती, वो सब सपना है, वो सपने की तरह वो क्या इस संसार के अंदर भटकता जा रहा है। और कहाँ भटक रहा है? द एवर साइलेंट स्पेसेस ऑफ द ईस्ट, ईस्ट यानी पूर्व दिशा में, ईस्ट के जो खाली स्थान हैं, ईस्ट की जो सुनी जगह हैं, वो वहाँ पे बस घूमता जा रहा है। सुनी जगह उसने क्यों कहा? सुनी जगह इसलिए कहा क्योंकि भैया जब वो जवान था, उसके साथ उसके कलीग्स थे, उसके साथ उसके फ्रेंड्स थे, उसके साथ उसके रिलेटिव्स थे, लेकिन विद द पासिंग ऑफ द टाइम दे ऑल हैव ग्रोवन एंड कम टू एन एंड, देयर लाइफ एंडेड, उनका जीवन खत्म हो गया। लेकिन उसका जीवन खत्म नहीं हुआ, तो वो रिक्त स्थान में, इस खाली स्थान में, इस पूरब दिशा के अंदर ही क्या करता जा रहा है? अपने आप को खत्म करता जा रहा है, और इस पूरब दिशा के अंदर ही वो खाली स्थान में घूमता जा रहा है। पूरब दिशा में, क्योंकि ईओस, ईओस किसकी देवी है? ईओस डॉन की देवी है, DAWN, डॉन, डॉन का मतलब भोर। ठीक है, सुबह का समय। भोर कौन सा समय होता है? कि सूरज नहीं निकला है। देखो, जब आप सुबह सुबह उठेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप ये देखेंगे कि देखो थोड़ा सा उजाला तो हो गया है, लेकिन सूरज अभी भी नहीं उगा है। अंधकार, हल्का हल्का अंधकार है, लेकिन अंधकार जाने को है और सूरज आने को है। उन दोनों के बीच का टाइम होता है, दिस इज भोर। ठीक है, उसको भोर का समय कहते हैं। और इयोन उसी भोर की देवी है। और कहाँ से आती है? ईस्ट से आती है, ईस्ट में रहती है, इसीलिए वो ईस्ट के खाली स्थानों में घूम रहा है। फार फोल्ड इन मीस्ट, मिस्ट यानी धुंध, और ईस्ट में क्या रहती है? क्योंकि पूर्व दिशा से आएगी धुंध। एंड द ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ द मून, ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ द मून यानी मॉर्निंग की चमकती हुई किरणें। ठीक है यार, लाइट ऑफ द शाइन ऑफ द अर्ली मॉर्निंग। तो कॉन्ट्रास्ट बताया, एक तरफ तो हमारा कौन है? एक तरफ तो हमारा ये टिथोमस है, जो जर्जर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, एनर्जी उसकी जा चुकी है, झुर्रियाँ उसके शरीर के ऊपर पड़ चुकी है। और दूसरा क्या है? लाइट ऑफ द मॉर्निंग, एवर फ्रेश। ईओस जो है अभी भी एवर फ्रेश है, ईओस जो है अभी भी बड़ी शाइनिंग है। तो वो कह रहा है कि मैं भटक रहा हूँ तुम्हारे इर्द गिर्द ही, इस पूरब दिशा के अंदर ही, इसी के खाली स्थानों में मैं भटक रहा हूँ। फिर वो बोलता है अलास। अलास का मतलब क्या होता है? अलास इज एन एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस शोरोस, दुख को दिखाने के लिए, सोरोफुल एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए अलास का प्रयोग होता है। अलास, बड़े दुख की बात है। किसके लिए? फॉर दिस ग्रेट शेडो, ये जो बूढ़ी शेडो बन चुका हूँ ना, बूढ़ी परछाई, ग्रे हेयर स्टैंड्स फॉर द बूढ़ा। ये जो बूढ़ी बूढ़ी यानी एनर्जी लेस हो गया है ना, अनएनर्जेटिक वो रह गया। तो ये कहता है कि ये जो मैं बूढ़ी शेडो बन गया हूँ ना, मेरे लिए ये बड़ी दुख की बात है। एक जमाना था कि वंस ए मैन, मैं भी एक आदमी हुआ करता था, सो ग्लोरियस, ग्लोरियस यानी वंडरफुल, स्प्लेंडिड, मैं एक बड़ा शानदार व्यक्ति हुआ करता था, इन इज ब्यूटी एंड आई वॉज फुल ऑफ ब्यूटी, मैं बहुत शानदार था और मैं बहुत ही सुंदर हुआ करता था। उसको अपने जमाने के दिन याद आए जब वो बहुत सुंदर हुआ करता था, जब उसको योस ने किडनैप्ड कर दिया था। वो कहता है मैं इतना सुंदर था और इतना वंडरफुल था, इतना शानदार था कि मेरे को तुमने चुना था, ताई चॉइस, मैं तुम्हारी चॉइस था। और मेरी इसी ब्यूटी ने क्या कर दिया था? मेडेस्ट हिम दाई चूजन, तुम्हें मेरे को चुनने पे मजबूर कर दिया था। ठीक है, तो वो कहता है कि मेरी एक ब्यूटी, एक ज़माना था, मेरी स्ट्रेंथ थी, मेरा विगर था, मेरे अंदर बहुत एंथुजियाज्म था और मैं बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर दिखाई देता था, और उसी सुंदरता ने तुमको मजबूर कर दिया था कि तुमने मुझे एज ए लवर, अपने प्रेमी के रूप में चुना। और जब तुमने मुझे चुना, बिकॉज आई वॉज चूजन बाई ए गॉडेस, जब तुमने मुझे चुना तो मेरे हार्ट में, मैंने दिल में भी ऐसे महसूस किया, नन अदर देन ए गॉड, क्या आई एम नॉट लेस देन ए गॉड, भगवान से कम तो मैं भी नहीं हूँ, बिकॉज आई हैव बीन चूजन बाई ए गॉडेस, है ना। तो इतना सुंदर हूँ बिकॉज आई हैव बीन चूजन बाई ए गॉड, इट मीन्स आई एम नॉट लेस देन द गॉड। मैंने ये सोचा, तो वो अपनी बात बता रहा है कि मैंने ये सोचा कि मैं भगवान से कम तो नहीं हूँ, तो यहीं पे उससे गलती हो गई कि उसने ये सोचा कि वो भगवान से कम तो नहीं हूँ। और जब तुमने मुझे एज ए लवर के रूप में चुना, तो तुम गॉडेस थी, मुझे पता था तुम कुछ भी दे सकती थी, इसलिए मैंने तुमसे मांगा, दी आई आस्क्ड, दी, मैंने तुमसे मांगा क्या? कि गिव मी इमॉर्टलिटी, मेरे को वरदान दो। किस चीज़ का? आई आस्क्ड यू फॉर द गिफ्ट ऑफ इमॉर्टलिटी, कि मेरे को वरदान दो, इमॉर्टलिटी, अमरत होने का वरदान दो। देन डिडस्ट दाउ ग्रांट माई ऑन आस्किंग विथ ए स्माइल, और माइन आस्किंग यानी मेरी आस्किंग, मैंने जो तुमसे मांगा, ग्रांट यानी तुमने मुझे वो दे दिया। और कैसे दे दिया? हंसते हंसते तुमने मुझे दे दिया। ठीक है, तुम भी मेरे प्यार में इतनी ज़्यादा पागल थी कि तुमने मुझे हंसते हंसते वो गिफ्ट दे दिया जो मैंने तुमसे मांगा। आई आस्क्ड यू फॉर द इमॉर्टलिटी एंड यू विथ ए स्माइल ऑन योर फेस ग्रांटेड मी दैट गिफ्ट, मेरे को तुमने वो गिफ्ट तो दे दिया। कैसे? सिंपली यूज करिए, देखो, लाइक जैसे एक वेल्दी मैन, जैसे एक अमीर आदमी जो होता है ना, वो केयर नॉट हाउ दे गिव, तो अमीर आदमी केयर नहीं करता, परवाह नहीं करता, देखता नहीं है कि वो भिखारी वो कैसे दे रहा है और क्या दे रहा है, नहीं है। तो अमीर आदमी जो होता है, भिखारी जा रहा है, भिखारी ने उससे मान लो 50 रुपये मांग लिए, भिखारी को उसने 50 रुपये दे दिए।
लेकिन अब उस 50 रुपये से भिखारी क्या करेगा, अपना पेट भरेगा, इस बात की गारंटी है क्या? उस 50 रुपये से वो बीड़ी भी पी सकता है, उस 50 रुपये से सिगरेट भी पी सकता है, उस 50 रुपये से वो शराब भी पी सकता है, उस 50 रुपये से वो और कोई नशा भी कर सकता है, चरस गांजा अफीम कुछ भी खा सकता है। तो उसको बर्बाद भी तो कर सकता है ना वो 50 रुपये उसके दिए हुए। तो तुमने भी उसे एक अमीर आदमी की तरह चुन तो लिया, तुमने भी एक अमीर आदमी की तरह मुझे गिफ्ट दे दिया, और वो गिफ्ट क्या दे दिया? इमॉर्टलिटी का गिफ्ट दे दिया। लेकिन तुमने केयरलेस होकर के वो गिफ्ट दिया, तुमने एक बार भी मुझको सोचा नहीं, तुमने एक बार भी परवाह नहीं करी कि भैया इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे। तुमने बिना सोचे समझे मुझको दे तो दिया। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे को इमॉर्टलिटी दे दी, लेकिन तुमने एक चीज़ नहीं दी, इमॉर्टलिटी के साथ यूथ देना चाहिए था। इमॉर्टलिटी मिल गई, लेकिन मैं बूढ़ा हुआ जा रहा हूँ, एनर्जी मेरी खत्म हो जा रही है, एंथुजियाज्म मेरे अंदर का खत्म हो जा रहा है, पैशन मेरे अंदर का खत्म हो जा रहा था। ऐसे इमॉर्टलिटी से मुझे क्या फ़ायदा, ये तो मेरे लिए कर्स बन गई। तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा और मुझे चुपचाप दे दिया, हँसते-हँसते वो चीज़ दे दी जो मैंने तुमसे माँगी। और तुमने जब मेरे को चीज़ ये दे दी, इमॉर्टलिटी मुझे दे दी, तो तुम्हारे जो ये काल है ना, जो समय है, समय बड़ा बलवान होता है भैया। और ये वो कहता है कि तुम्हारा जो समय है ना, स्ट्रॉन्ग आवर्स यानी समय बड़ा बलवान होता है। और समय ने जब मेरे को ये देखा कि आई एम ट्राइंग टू बी इमॉर्टल लाइक गॉड, मैं भगवान की तरह अमर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समय मेरे पे क्या हो गया? इंडिग्नेंट यानी क्रोधित हो गया। एंड वर्कड देयर विल्स, और इन समय ने अपनी विल, अपनी इच्छा के अनुसार काम किया। एंड बीट मी डाउन, बीट मी डाउन का मतलब क्या होता है? टायर डाउन, डिफीट मी, मेरे को हराया। एंड मार्ड, मार्ड यानी मेरे को डैमेज किया। ठीक है, मार्ड मेरे को डैमेज किया, है ना? तो बोलता है कि मेरे को मार्ड, मेरे को डैमेज किया, मेरे को हराया। एंड वास्टेड मी, और मेरे को पूरी तरीके से इन्होंने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। एंड दो दे कुड नॉट एंड मी, और हालांकि दे कुड नॉट एंड मी, मेरे को समय खत्म तो नहीं कर पाया, बिकॉज आई वॉज बून्ड विद द इमोर्टिलिटी, खत्म तो नहीं कर पाया, लेकिन समय ने एक काम तो कर ही दिया। लेफ्ट मी मेम्ड, मेम्ड यानी मेरे को क्या कर दिया? समय ने मेम्ड कर दिया, मेम्ड यानी फिजिकली वीक कर दिया, फिजिकली अनेबल कर दिया। और कर्स दे दिया, किस चीज़ का कर्स दे दिया? टू ड्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ द इमोर्टल यूथ। तुम हमेशा इमोर्टल रहोगे, तुम हमेशा इमोर्टल, तुम्हारा यूथ रहेगा, तुम हमेशा जवान रहोगे, तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी, तुम्हारा फिगर जो है ऐसा ही रहेगा, तुम्हारा शरीर जो है ऐसा ही रहेगा, तुम्हारी जवानी जो है ऐसी ही रहेगी, तुम्हारा यौवन ऐसा ही रहेगा, तुम्हारी सुंदरता ऐसा ही रहेगी। तो समय ने मुझे कहा जाओ रहे, किसके साथ रहे? उस इमोर्टल यूथ के साथ रहे। एक तरफ मेरी इमोर्टल एज है और तुम्हारी दूसरी तरफ तुम्हारा इमोर्टल यूथ है। एंड आई एम डेस्टिन्ड टू लिव इन दिस ओल्ड एज अलॉन्ग विथ यू, तुम्हारे यूथ के साथ में। लेकिन ऑल आई वॉज इन एशेस, लेकिन भैया मेरे साथ मामला गड़बड़ हो गया, मैं अब राख बन गया हूँ। ठीक है, बोलता मैं राख बन गया हूँ अब। राख बना, आग होती है, आग जलती है तब तक उसके अंदर पैशन रहता है, आग जलती है तब तक अंगारे रहते हैं, तब तक उनके अंदर एनर्जी रहती है। ठीक है, लेकिन अब वो आग उसके अंदर से खत्म हो गई जो जवानी के दिनों में उसके पास हुआ करती थी। वो एनर्जी उसके अंदर से चली गई जो एनर्जी उसके अंदर जवानी के दिनों में हुआ करती थी। वो एंथुजियाज्म उसके अंदर से निकल गया, वो जो एंथुजियाज्म मैं बता था, वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो एंथुजियाज्म, वो पैशन, सारे उसके अंदर से निकल गए जो जवानी में उसके पास हुआ करते थे। अब तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या बन करके रह गया है? अब तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या बन करके रह गया है? लेकिन अब मैं क्या बन गया हूँ? एशेस बन गया हूँ, अब मैं राख बन गया हूँ, अब मैं पैशन लेस हो गया हूँ। तुम तो अभी भी उतनी सुंदर हो, तुम अभी भी इमोर्टल यूथ रखती हो, तुम अभी भी बड़ी पैशनेट हो, तुम अभी भी बड़ी एनर्जेटिक हो, तुम अभी भी बड़ी एंथुजियास्टिक हो, लेकिन मैं एशेस बन गया हूँ, मैं राख बन गया हूँ। मेरे अंदर वो पैशन नहीं रहे, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं रही, मेरे अंदर वो पावर नहीं रहा, मैं उतना खूबसूरत भी नहीं रहा जो नहीं तुम हो। आई हैव ए रिंकल बॉडी राइट नाउ, अब मेरे अंदर रिंकल्ड हो गए, झुर्रियाँ पड़ गई मेरे शरीर पे, मैं कुरूप हो गया हूँ, तुम्हारी तरह यूथ नहीं रहा। तुम्हारे अंदर जो पैशन है, तुम्हारे अंदर जो लव का पैशन है, जो झील है तुम्हारे अंदर, वो जोश, वो उत्साह अब मेरे अंदर नहीं रहा। ठीक है, तो मैं क्या बन गया हूँ? एशेस बन गया हूँ, बिल्कुल ठंडा हो गया हूँ। आई हैव बिकम कोल्ड, आई कैन नॉट मैच विथ योर पैशन, तुम्हारे मैच पैशन से मैच नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, नाउ ही इज रिक्वेस्टिंग, रिग्रेट है, अब उसको पश्चाताप है। फिर वो बोलता है कैन दाई लव, क्या तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सुंदरता मेक अमेंड्स, इंप्रूवमेंट कर सकती है, सुधार कर सकती है? अमेंड ये नहीं सुधार करना, तो क्या तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा प्यार सुधार कर सकती है? दाउ इवन नाउ, अब भी कर सकती है क्या? वो क्लोज ओवर अस, देखो ठीक हमारे ऊपर, द सिल्वर स्टार द गाइड, ठीक हमारे ऊपर द सिल्वर स्टार। सिल्वर स्टार कौन हो गया यहाँ पे? वीनस। ठीक है, सिल्वर स्टार कौन हो गया? वीनस, है ना? वो बोलता है क्या ये वीनस जो गाइडिंग स्टार है, वीनस को हम क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, तो वीनस अपने आप में क्या हो गया? वीनस अपने आप में भोर का तारा हो गया, जो क्या करता है? गाइड करता है, ईओस को गाइड करता है कि भैया ये पूर्व दिशा है, क्योंकि पूर्व दिशा में ही रहती है, ईओस भी पूर्व दिशा में रहती है, और कौन? वीनस भी पूर्व दिशा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार कहते हैं, जो अपने ईस्ट में ही देखा जाता है। तो इट द वीनस हैज बीन रिगार्डेड एज ए गाइडिंग स्टार टू द ईओस,
ईओस का गाइडिंग स्टार माना जाता है, ठीक है। शाइन्स इन दोस्त, लेकिन अब वो वीनस कहाँ चमक रहा है? तुम्हारी ट्रेमोलस आइज में, तुम्हारी शेकी आइज में, तुम्हारी लबलबा डबडबाती हुई आंखों के अंदर उतर रहा है। तुम्हारे डगडबाती हुई आंखों के अंदर वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो डबडबाती हुई आंखें से दैट फिल विद द टीयर्स टू हियर मी, मेरी बातों को सुन करके जो आंसुओं से भर गई है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ईओस इज ऑल्सो फीलिंग सैड फॉर टिथोमस। टिथोमस के लिए बेचारी को, उसको भी बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि टिथोमस उसके सामने क्या कर रहा है? टिथोमस उसके सामने मौन कर रहा है। टिथोमस उसके सामने दर्द बयां कर रहा है। टिथोमस बता रहा है कि कितना परेशान हो गया अपनी फिजिकल बॉडी से। टिथोमस देख रहा है कि बुढ़ापे में बेचारे को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टिथोमस उसको बता रहा है कि मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं रही है। टिथोमस बता रहा है कि तू अभी तक वैसी है, लेकिन मैं तेरे से मैच नहीं कर पा रहा हूँ। तेरे अंदर प्यार का पैशन है, लेकिन मैं तेरे पैशन से मैच नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए वो टिथोमस क्या कहता है उसको? टिथोमस कहता है लेट मी गो, प्लीज, मुझे जाने दो। फिर थॉमस क्या कहता है कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, टेक बैक द गिफ्ट, तुम्हारा ये गिफ्ट वापस ले लो। वाई शुड ए मैन डिजायर इन एनी वे टू वेरी फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ द मैन और पास्ट बियॉन्ड द ग्लोबल ऑर्डिनेंस वेयर ऑल शुड पॉज एज इज मोस्ट मीट फॉर ऑल। अब वो कितनी बढ़िया बात कही। खुद रिमोर्स कर रहा है, खुद को पश्चाताप हो रहा है। इतनी देर पहले नहीं था। पहले तो इमोर्टेलिटी मांग ली उसने, बट नाउ बिकॉज ही इज फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट इमोर्टेलिटी ही रिग्रेट्स, पश्चाताप बयान कह रहा है, और वो दे रहा है। क्यों? किसी भी आदमी को ये डिजायर क्यों करनी चाहिए? किसी भी आदमी को ये इच्छा क्यों करनी चाहिए कि वो उसकी प्रजाति, ह्यूमन प्रजाति, मनुष्य प्रजाति के नियमों से वेरी यानी अलग जाए? मैं अलग गया, मनुष्य की फितरत में होता है इन्फेंट होना, फिर ग्रो होके वो चाइल्ड बनता है, फिर उससे यूथ बनता है, फिर वो ओल्ड एज होती है, फिर लास्ट में वो खत्म हो जाता है। दिस इज ए नेचुरल ह्यूमन साइकिल। लेकिन मैं उससे अलग गया, मैं वेरी हुआ। तो किसी भी आदमी को, मनुष्य की किसी भी आदमी को, या मनुष्य जाति के किसी भी इंसान को डिजायर नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए नेचुरल ऑर्डर बना है उसको ब्रेक करने का। ठीक है, उसने ब्रेक किया नेचुरल ऑर्डर को, क्योंकि वो इमोर्टल बनना चाहता था। उसने कहा ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, या फिर पास बियॉन्ड द गोल ऑफ ऑर्डिनेंस वेयर ऑल शुड पॉज। और गोल ऑफ ऑर्डिनेंस यानी नेचुरल लॉ, एक नेचुरल लॉ बना हुआ है, उसके पार जोने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेचुरल लॉ क्या है? ऑल शुड पॉज, हम सबको रुकना है, मोस्ट मीट फॉर ऑल, और हम सभी को मौत से मिलना है। ठीक है, दिस इज द नेचुरल लॉ, नेचुरल ऑर्डर विच हैज बीन सैंक्शन बाय द गॉड फॉर ऑल। भगवान ने सब लोगों के लिए ये बनाया है, इसलिए इसके पार, पास बियॉन्ड, इसके पार किसी को नहीं जाना चाहिए। मैंने जो इमोर्टेलिटी मांग ली, इस सबसे पार जा करके वो मेरे को नहीं करना चाहिए था। दिस इज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक आई डिड, मैंने कर दी, ये गलती है। ठीक है, तो मैंने ये गलती, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे वो बताया, वही चीज़ बता रहा है कि एक नेचुरल ऑर्डर को हम सबको फॉलो करना चाहिए। हर किसी का एक साइकिल होता है, हर किसी का एक चक्र होता है, और हर किसी को उसी चक्र के अंदर अपने जीवन को जीना चाहिए, उससे परे जाना नहीं चाहिए। वरना आप नेचुरल ऑर्डर को क्या कर रहे हैं? हम नेचुरल ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं। फिर अब अगले स्टैंजा के अंदर वो बताएगा सुबह का सीनेरियो, सुबह कैसे आती है। ए सॉफ्ट एयर फैंस द क्लाउड अपार्ट, ईओस के साथ में टिथोमस कहाँ है? क्लाउड यानी बादलों के पीछे, यानी ऊपर है। ठीक है, बादलों के पीछे, क्लाउड के पीछे है, और उसी समय वो कहता है सुबह होती है, ठंडी हवा चली। ठंडी हवा चली तो ठंडी हवा ने क्या कर दिया? बादलों को अपार्ट, बादलों को दो टुकड़ों के अंदर बांटा, और बादलों को जब दो टुकड़ों के अंदर से उसने बांटा तो उसको विजिबल हुआ। क्या विजिबल हुआ? देयर कम्स द ग्लिम्स ऑफ द डार्क वर्ल्ड वेयर आई वॉज बॉर्न। उसको झलक दिखाई दी, और किस चीज़ की झलक दिखाई दी? उस वर्ल्ड, उस संसार की झलक दिखाई दी जो जिसमें वो जन्मा था। ठीक है, डार्क वर्ल्ड क्यों कहा? क्योंकि भोर का समय है, सुबह सुबह का समय है, और सुबह सुबह के समय में ठंडी हवा चली, सूरज आया नहीं है, अभी भी हल्का हल्का अंधकार है, और ऊपर वो बादलों के पीछे से जैसे ही बादल हटे हवा के कारण से, उसको विजिबल हुआ वो संसार जहाँ उसका जन्म हुआ था। और वो संसार कैसा विजिबल हुआ उसको? डार्क वर्ल्ड। वंस मोर द ओल्ड विल वंस मोर द ओल्ड मिस्टीरियस ग्लीमर स्टील्स फ्रॉम दाई प्योर ब्रो। और एक बार फिर देखो, सुबह भोर आई, भोर आते ही उसको सुबह का अंधकार दिखाई दिया, दैट वाज प्रिवेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार पे जो छाया हुआ था। और पूरे संसार पे छाया हुआ वो अंधकार जब उसको दिखाई दिया, तो ठीक उससे वो उसी समय क्या दिखाई दिया? एक बार फिर आई। क्या आई? द मिस्टीरियस, मिस्टीरियस यानी रहस्यमय, ग्लीमर यानी चमक, स्टील्स फ्रॉम द प्योर ब्रो। तो आई प्रो ब्रो 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 यानी फोरहेड से, फोरहेड से तुम्हारे मस्तक से एक बार फिर स्टील यानी ग्लीमर, किरणें निकली, चमकती हुई रोशनी तुम्हारी फोरहेड से आई। एंड फ्रॉम दाई शोल्डर प्योर, और तुम्हारे पवित्र कंधों से भी वही रोशनी निकलती हुई। तो वो तो ईओस है, गॉडेस है, हर कहीं से उसकी रोशनी निकलेगी, हर कहीं से उसकी चमक निकलेगी, और वो चमक ही पूरे संसार को चमकाती है, रोशन करती है। तो बोलते हैं एक बार फिर निकली, एंड बॉसम बीटिंग विद हार्ट रिन्यूड, और एक बार फिर तुम्हारा दिल मेरे को वैसा ही धड़कता और प्रतीत हुआ जैसा कि वो कल धड़क रहा था। नहीं, जैसे यूथ थी तुम, आज भी वो उसी यूथ के रूप में तुम्हारा दिल धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था कि हार्ट रिन्यूड, तुम्हारा हार्ट फिर रिन्यू हो गया है। तो वो तो गॉडेस है, इमोर्टल है, हमेशा नई फ्रेशनेस के साथ आती है, हमेशा नई एनर्जी के साथ आती है, हमेशा नई एंथुजियाज्म के साथ आती है, और हमेशा वो एक सी लगती है। ठीक है,
लेकिन इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ टिथोमस। टिथोमस के साथ ऐसा नहीं है। फिर बोलता दाई चीक बिगिंस टू रेडन थ्रू द ग्लूम, और इस अंधेरे के अंदर तुम्हारे चीक, क्योंकि सुबह का भोर है, धुंधले ये है ना, अंधारा, ग्लूम हियर स्टैंड्स फॉर द धुंधलापन जो सुबह का, क्योंकि रोशनी पूरी तरह नहीं आई है, सूरज की किरणें पूरी तरह नहीं आई है। और इस अंधेरे में क्योंकि, और सुबह सुबह का माहौल जब देखोगे, जब सूरज की किरणें अभी नहीं आई लेकिन थोड़ा बहुत उजाला हो गया, तो चारों तरफ आपको रेडिशनेस दिखाई देगी एटमॉस्फेयर में, और तो रेडिशनेस के कारण ये कहता है कि तुम्हारे गाल बिगिंस टू रेनर, वापस लाल होने लग गए, ठीक है, वापस सुर्ख होने लगे, वापस गुलाबी होने लगे, जैसे तुम्हारे यूथ में मेरे को पहले दिखाई देते थे। आज भी तुम वैसे ही हो, आज भी तुम जवान हो, आज भी तुम्हारे गाल वैसे ही रेडन है दाई स्वीट आईज, और तुम्हारी प्यारी आंखें ब्राइटन स्लोली क्लोज टू माइंड, तुम्हारी आंखें धीरे धीरे स्लोली क्लोज टू माइंड, धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने तुम्हारी आंखें भी चमक रही है। अरे येट दे ब्लाइंड द स्टार्स, और भोर का समय है, भोर के समय में द स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई। ईर, ईर का मतलब क्या होता है? बिफोर, बिफोर यानी इससे पहले कि तुम्हारी आंखों से निकलने वाली रोशनी तारों को अंधा करे, यानी जैसे ही सूरज निकल जाएगा, चमक आ जाएगी, तो आकाश में तारे दिखने बंद हो जाएंगे। तारे कब दिखते हैं? रात को, जब अंधेरा हो जाता है। और सूरज निकल जाएगा तो क्या होंगे? तारे अंधे हो जाएंगे। और द वाइल्ड टीम विच लव्ड दी, और वो वाइल्ड टीम, ठीक है, वो पैशनेट, वाइल्ड का मतलब पैशनेट, कौन से पैशनेट? ये टीम, टीम क्या है? ये देखो यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है, ये बता रहा है आपको कि ये ईओस कैसे आती है। ईओस ये घोड़े पे एक रथ पे बैठ करके आती है, और ये इसके रथ की ये टीम है इसके, है ना, ये दोनों घोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द टीम, ये टीम है इसकी, ठीक है, ये टीम है। और ये क्या करती है? विच लव्ड दी, ये टीम यानी ये घोड़े, ये रथ जो है, ये रथ पर जुते हुए घोड़े तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, यर्निंग फॉर द योक, और यर्निंग यानी डिजायर करते हैं, द योक। योक क्या होता है? योक देखो बेसिकली क्या होता है कि आप पुराने जमाने में देखोगे खेत पर जो ऑक्स यानी बैलों की जोड़ी रहती थी ना, उनके कंधों पे एक इस तरीके का डंडा रहता था, ठीक है। इस तरीके का डंडा एक्चुअली में किस चीज़ को सिंबलाइज करता था? वो पूरा बर्डन जो था गाड़ी का उस डंडे से बंधा रहता था, और वो बैल उसको खींचता था, और गाड़ी उसके साथ साथ खींचती चली जाती है, तो इसको कहते हैं योक, ठीक है। ये योक होता है जो बर्डन को कैरी करता है। तो कहते हैं तुम्हारे पास ये जो घोड़े हैं ना, तुम्हारी ये जो टीम है, ये तुमको बड़ा प्यार करती है, ठीक है, जिस पे बैठ करके तुम आती हो, ये घोड़ों की टीम तुमको बड़ा प्यार करती है, यानी वो डिजायर करती है कि तुम्हारी योक को, तुम्हारे इस बर्डन को ग्रास्प करने के लिए अराइज, और ये खड़े होते हैं तुम्हारी योक के साथ में ही, एंड शेक द डार्कनेस, और हिला देते हैं, झुंझला देते हैं, किसको? डार्कनेस यानी अंधेरे को, फ्रॉम देयर लूज एंड मेन्स। मेन्स क्या होता है? देखो घोड़े के जो गर्दन पे बाल होते हैं ना, ये इनको मेन कहा जाता है, लंबे चौड़े बाल हैं, हिंदी में इनको अयाल कहा जाता है ना। तो वो कहता है कि घोड़े जो होते हैं, जो जुते हुए हैं एक दूसरे के साथ तुम्हारे रथ से, और जो यर्निंग डिजायर करते हैं कि वो तुम्हारे लोड को लेकर जाएंगे, तुम्हारे साथ चलते हैं, और हमेशा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वो इस डार्कनेस को अपने इन अयालों से लूजेंड यानी नीचे की तरफ गिरा देते हैं, बीट द ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट यानी धुंधलापन, ये मध्यम रोशनी को बीट द ट्वाइलाइट करते हैं, इसको हराते हैं, और इनटू द फ्लेक्स ऑफ फायर, और पूरी रोशनी इस पूरे संसार के अंदर फैला देते हैं, है ना। तो वो ये कह रहा है कि देखो सुबह के रथ पे बैठ करके आती है ईओस, ईओस सुबह के रथ पे बैठ करके आती है, ईओस अपने घोड़ों पर बैठ करके आती है, और उसकी जो ये टीम है घोड़ों की, उसको बड़ा प्यार करती है। और जब ये ईओस बैठ करके आती है, तो ये घोड़े क्या करते हैं? ऐसा लगता है कि मानो अपने अयालों से उन्होंने अंधकार को पूरे संसार से झकझोर दिया है, हटा दिया है, और इस मध्यमपन को, इस मध्यम रोशनी को हटाते हैं, और वो पूरे संसार के अंदर क्या कर देते हैं? फ्लेक्स ऑफ फायर बिखेर देते हैं। तो ये था मेरे फ्रेंड्स आज का वीडियो, फर्स्ट पार्ट। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ। देखते रहिए, जुड़े रहिए, लाइक करिए।